नमस्कार बहनों, आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अखिल भारतीय नारदीय ब्राह्मण महिला संगठन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज का इवेंट होने जा रहा है, जिसका विषय है महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विभिन्न चरणों पर दृष्टिकोण, मतलब वुमेन साइकोलॉजी। तो आज का इवेंट हमारा इसी बात पर आधारित है। आप सभी का स्वागत है और आज की हमारी वक्ता हैं डॉक्टर परिधि बिल्लोरे पारे, जो हमें इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देंगी और हमारी सारी जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगी। आपका स्वागत है डॉक्टर परिधि बिल्लोरे। डॉक्टर परिधि श्री अंचल पारे जी की वाइफ श्री शिव मंगल जी एवं ममता बिल्लोरे की बिटिया है एवं श्री धनेश जी एवं स्नेहलता पारे उनकी बहू हैं जबलपुर की। इन्होंने वडोदरा में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से BHMS की डिग्री की है। डॉक्टर परिधि बिल्लोरे रमैया मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंड फैकल्टी मेडिकल ज्यूरी प्रेसिडेंट्स में टॉक्सिलॉजी स्कूल ऑफ लॉ इन्होंने किया है। शी हैज ट्रेन्ड 80+ पुलिस ऑफिसर्स, प्रेजेंटेड पेपर इन सऊदी अरेबिया, रियाद, और इनको चीफ गेस्ट के रूप में RR यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर के रूप में कृषि जयंती मेडिकल कॉलेज में ये काम करते हैं। इनका आइए डॉक्टर परिधि, आपका स्वागत है और आप सभी बहनों का स्वागत है। नमस्कार। आप लोग सब कंफर्टेबल हैं तो मैं हिंदी में ही बात करूंगी, है ना? हम लोग सब कंफर्टेबल हिंदी में, आई एम श्योर। तो मैं हिंदी में ज्यादा इसका यूज करना पसंद करूंगी, ठीक है। अब आप लोग को फुल स्क्रीन दिख पा रही है? अगर दिख पाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, नहीं देख पा रहे हैं तो भी मुझे बता दीजिएगा। आप लोग फुल स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? ठीक है, ठीक है, देख पा रहे हैं, दिख रही है, देख पा रही है, ठीक है, बिल्कुल ओके। तो बेसिकली अब मैं शुरुआत तो आपकी एक महादेवी वर्मा है उनकी एक पंक्ति से ही करूंगी। ऑल्दो लिटरेचर है ये, लेकिन इसमें आपको एक लाइंस में दिख रहा होगा कि प्रिय मैं सीमा की गोद पली पर हूँ असीम से खेली भी। अब एक्चुअली में ये आप इसको अप्लाई करें, आप सब लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर आप काफी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जहां पर सिर्फ जन्म से लेके आपने एक बेटी, एक बहन, फिर एक वाइफ, एक माता, सबका आपने जो रोल है वो निभाया। और अब वहां पर एक्सपीरियंस होने के बाद में कई बार एक ऐसे स्टेज में हम पहुंचते हैं जहां पर हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में कि क्या मैं वो अकेली ही हूँ जो इस चीज को फेस कर रही हूँ। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे सकूं। तो पहली चीज तो यह है कि औरत जो होती है स्टार्टिंग से ही हमें पता है, आप सब लोगों को पता है, एक बेटी, एक माँ, उसके बाद शादी के दौरान किस तरह के उसके चेंजेस जो हैं उसके जीवन में आते हैं। वो अपना घर छोड़ के, सब लोग बोलते हैं अपना घर छोड़ के बेटी पराई हो जाती है, दूसरों के घर में चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल की दुनिया में ना वो दूसरों का घर नहीं रह गया। वो उस लड़की को आज करियर के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ अपने आने वाले समय के जितने बदलाव हैं उनके साथ भी एडजस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही में आप देखेंगे कि करियर और फैमिली प्लानिंग का भी काफी इंपॉर्टेंस आजकल आ गया है और वो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपकी फैमिली में। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे क्योंकि हम लोग सब एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं। तो किस तरीके से समाज जो है वो आज अलग अलग भागों में डिवाइड हुआ है, लेकिन फिर भी एक औरत को ही एक जिम्मेदारी की तरह उसको बांध के चलना बहुत जरूरी हो जाता है। फाइनली एक मदर का रोल निभाते निभाते हम कब अपना पूरा फोकस अपने आप से शिफ्ट करके मदर और बच्चे और फाइनली फैमिली पर शिफ्ट हो जाते हैं। और उस पीढ़ी में मैंने देखा है कि मदर्स जो है वो अपना ध्यान बहुत ही कम रखती हैं। इनफैक्ट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि आप को जो भी इश्यूज है, बीमारी है, जब तक वो लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती तब तक जाके हम वेट करते हैं डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम हमारी जो महत्वता है उसको नहीं मानते कि वो जरूरी भी है, क्योंकि हम हमसे ऊपर फैमिली को रखते हैं। आई मीन यही सिखाया गया है मोस्टली। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से आजकल हर एक वुमेन को अपने लिए एक स्टैंड लेना, चाहे वो मेंटल उस एरिना से हो या फिर उसकी फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड हो, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है।
इनफैक्ट आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही लाई करेगा। जैसे कि शुरुआत में जो महिलाएं होती है वो स्ट्रगल करती हैं मेंस्ट्रुएशन से, उसके बाद में उनकी कैसे शादी के टाइम पे कुछ इश्यूज आते हैं, करियर और एम्बिशन के बीच में हमेशा एक, आप कह सकते हैं, एक झगड़ा चलता रहता है कि आपका जो एम्बिशन का क्लॉक है और जो आपका जो करियर क्लॉक है और आपका मैरिज क्लॉक है, ये तीनों हमेशा क्लैश में रहते हैं। और कई बार कई सारी महिलाएं इस ड्रीम को, इस करियर को गिव अप करके अपनी फैमिली को पूरा का पूरा फोकस देके आगे बढ़ती हैं, और फिर भी बाद में जाके जब उन्हें ये रियलाइज होता है काफी साल के बाद कि उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को देख के पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। या फिर कई बार तो जो हाउस वाइफ होती हैं हमारे इंडिया में, पता नहीं क्यों हाउस वाइफ का वर्क इतना कम आंका जाता है, जबकि सबसे जरूरी और सबसे मेहनत वाला काम तो वही है। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिसर्च को देखें, उसमें ऐसे बताया गया है कि जो औरतें घर पर रहती हैं प्लस घर का जितना काम संभालती हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में एग्जैक्टली उसी इंसान का वेज, मतलब पगार जो है वो आप देखेंगे, आपको पता पड़ेगा कि वो लाखों में है। मतलब एक हाउस वाइफ जो है वो एक साल में करोड़ों बचा लेती है एक फैमिली के लिए, पर क्या उसको उसकी रेसिप्रोकेशन में उतनी इज्जत मिल पाती है? ये एक क्वेश्चनेबल सवाल है। अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में कुक, मेड, हाउस केयर टेकर सब कुछ मिल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आज हम उस हाउस वाइफ का जो एक इंटरनल स्ट्रगल है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है जो आजकल की जेन जी, जो हमारी जनरेशन है, जिसको हम जेन अल्फा, जेन जनरेशन बोल रहे हैं, जहां पर लड़कियों ने अब खुद को महत्वता देना उस तरीके से शुरू कर दिया कि वो लोग अपने करियर और अपने एम्बिशन को, अपने होने वाली जो जिंदगी में चेंजेस हैं, बदलाव हैं, उसके लिए वो नेग्लेक्ट नहीं कर रही। जैसे कि अगर कोई महिला शादी करना चाहती है, या जैसे मान लीजिए आपकी ही बेटी है, वो वो मेरी एज ग्रुप की हो, 25 से लेकर 30 की एज की हो, और उसका मन है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अब उसकी चॉइस के अंदर में उसका एक रिस्पेक्ट होना, उसके लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते कि शादी जो है वो सिर्फ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट भी है। और कहीं ना कहीं जो जेनजी वाली ये जो पूरी जनरेशन है वो ये भूल जा रही है कि अगर हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमारे लिए बायोलॉजी को ध्यान रखना ही बहुत जरूरी होता है। मैं शेयर करूंगी कि कैसे इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं आजकल बढ़ती एज के साथ में। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा करियर बन जाए फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। आप में से कई सारे ऐसे जानते होंगे ऐसी लड़कियों को जो चाहती हैं कि हमारा करियर पहले सेट हो जाए, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही चीज है। लेकिन क्या वो आपके मदरहुड और आपके बाद में आने वाले लाइफ के लिए कितना प्रोग्रेसिव है, वो उनको सोचना चाहिए। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फाइनली जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नेगलेक्टेड फैक्टर होता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज का इशू मतलब कि जो महिलाएं उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर जो मासिक स्राव है या जो पीरियड्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो उससे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, प्लस मेंटली आपकी हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है। बिकॉज इस चीज में आपको जानना बहुत जरूरी है कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। और कई बार हमें लगता है कि हम जो चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, जो हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है ना। हम घर में कोई झगड़ा कर रहे हैं या कोई हमारा तालमेल सही से नहीं बैठ पा रहा, ठीक है, हमें बात बात में रोना आ जा रहा है, या कोई भी और इश्यूज आ रहे हैं, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे पा रही जैसे कि पहले दे रही थी, तो क्या कारण है उसके और उससे कैसे निपटना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये मैं शुरुआत सिर्फ इस चीज से करूंगी कि जो महिलाएं इस समय कोई भी मेंस्ट्रुअल कैटेगरी में है, मतलब उन महिलाओं को जिनको अभी पीरियड्स आते हैं या ऐसे कुछ नॉर्मली इश्यूज होते हैं, अब आजकल उसको एक फैंसी, मतलब पहले तो पता नहीं उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे, बट आजकल उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट कई सारी कंपनियां जो हैं वो एक्चुअली में जिस दिन पीरियड्स होते हैं महिलाओं को, उनको पीरियड्स की छुट्टी भी देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये उनके मानसिक तनाव के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो उस टाइम पर बैलेंस तरीके से अपने घर में रेस्ट करें। अब पहले के जमाने में तो क्या होता था कि इसको मत छुओ, अचार को मत छुओ, खराब हो जाएगा, इधर मत जाओ, वहां मत जाओ। तो उसका रीजन आप सब जानते हैं, यही था कि औरत को रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ब्लीडिंग की वजह से उनकी एनर्जी काफी डाउन हो जाती है। लेकिन
कई सालों बाद उसको फिर ऐसे ही बताया गया कि अरे वो तो एक अनटचेबल या एक खराब चीज होती है। आज शायद सिनेरियो चेंज हो रहा है। आज हम समझ पा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का शिकार भी हो सकती हैं। तो घर में अगर मान लीजिए एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, तो वो इसलिए है बिकॉज महिलाओं के शरीर में एक टाइप का हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ये पूरे महिला के शरीर में जो भी एग का फॉर्मेशन है या फिर उसका जो हार्मोनल लेवल है वो सारा कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो मेंस्ट्रुअल्स के पहले, पीरियड्स के पहले थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि सारे इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आना, है ना, वो बहुत ही कॉमन होता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि मूड स्विंग्स, मतलब ये तो काफी लोग इसको एक्नॉलेज भी नहीं करते। हमारे कई सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि भाई उसके एब्डोमिनल पेन जो है वो उसको मतलब पेट में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है पेट में या पीठ में दुख रहा है। अब मान लीजिए कि आप को पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं और अचानक घर पर मेहमान आ जाते हैं। अब उस समय पर कई औरतें सोचती हैं मुझे तो ये सब बहाना नहीं लगे, बहाना दूसरों को ना लगे, इसलिए मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, मुझे तो उनके लिए बैठ के खाना बनाना ही पड़ेगा। मैं इस बारे में ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वाकई में कोई चीज से तकलीफ है और आप उस समय पर सहज महसूस ना कर रहे हो, आपको उसको इंडिपेंडेंटली बोलना चाहिए। क्योंकि जब तक वो तनाव के मन में रहेगा आप फिजिकली भी कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। उस स्ट्रेस के कारण आप उसका गुस्सा कहीं अपने फैमिली मेंबर्स पर निकालेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे पीएमएस है, जो कि कई औरतों को होता है, जो कि बहुत नेचुरल है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना, डॉक्टर से बात करना, उसके लिए हार्मोनल थेरेपी लेना बहुत जरूरी है। अब पहले के जमाने में जो लोग थे वो ये मानते थे कि नहीं, महिलाएं तो ये कर ही लेंगी, घर का ही तो काम है, कौन सी बड़ी बात है। घर का काम ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बाहर जाके काम करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि बाहर जाके आप एक एसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के आराम से काम कर रहे हैं। किचन में खड़ी महिलाएं मैं अभी भी देख पा रही हूँ, एक आंटी जी वो कहीं किचन में बैठ के ही काम कर रही हैं और फिर मेरी बात सुन रही है। तो ये मल्टीटास्किंग वाला जो एटीट्यूड होता है वो सिर्फ औरतों में ही है। तो जितना आप मल्टीटास्क कर पा रही हैं खुद को, उतना ही आपको रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। मैं ऐसा मानती हूँ। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है जिसमें आपको हेडेक, इनफैक्ट एक्ने, ब्लोटिंग हो जाता है, डायरिया तक हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और इस पीएमएस को पहचानने के बाद क्या किया जाए, तो मेरे ख्याल से इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक, और छोटी बच्चियां जो है स्पेशली जिनको अभी भी पीरियड स्टार्ट हुए हैं उनको तक, आप आई एम श्योर कई में से आपकी जो डॉटर्स होंगी वो इस एज ग्रुप में होंगी कि या तो वो उसे क्रॉस कर चुकी हैं या तो उनके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, या फिर आप अभी दादी माँ बनने वाली हैं या नानी माँ बनने वाली हैं। तो छोटे बच्चों को एजुकेशन देना, अगर वो इतने बड़े हैं कि उन्हें समझाया जाए कि भाई आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो उन बच्चों के अंदर में एजुकेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको किस टाइम पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। शायद वो इमोशनली आपको एक सपोर्ट की तरह देखना चाहते हो, चाहे वो ये चाहते हो कि स्कूल में अगर उनके फ्रेंड्स हैं कभी उनका स्कूल का यूनिफॉर्म स्टेन हो जाता है तो उनका रिएक्शन क्या रहेगा, क्या वो वहां चिड़चिड़ करते हैं। तो उनको हर परिस्थिति से अवगत कराने के लिए आपको भी उनके बारे में सोचना समझना बहुत जरूरी है। और आजकल के जो बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया ज्यादा सीखेंगे एज कम्पेयर कि वो आपसे आके बात करे। तो बच्चों के साथ में वो अटैचमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं आज ही एक सेंटर पे गई, आज ही मैं कोई टेस्ट के लिए गई थी एंड मुझे जान के बहुत ही ऑकवर्ड लगा, लेकिन एक 15 साल की लड़की वहां आई थी। आप समझ सकते हैं 15 साल की लड़की जो होती है, और वो कहाँ आई थी, वो आई थी सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में। और लकीली या अनलकीली जो भी आप बोल सकते हैं, मैंने उसके हाथ में वो चिट देखा, उस पर लिखा हुआ था यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव लिखा हुआ था। अब आप सोचिए ये जो बच्ची है इसकी उम्र महज 15 साल 14 साल रही होगी। जब उन बच्चों के अंदर में सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दिया जाता तो उनकी पूरी लाइफ जो है उसके साथ में कोई बड़ा एडल्ट नहीं था। मतलब ये साफ था कि वो चेक करवाने आई है कि मेरे आगे या प्रेगनेंसी जो है मैं इसका क्या कर सकती हूँ। अब इसमें खैर लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारे हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगी बिकॉज वो बच्चों के मामले में पॉक्सो एक्ट लग जाता है जो कि बहुत बड़ा क्राइम होता है। लेकिन इस चीज के लिए बच्चों के अंदर अवेयरनेस डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स, ग्रैंड मदर्स, इनफैक्ट हम सबकी है, क्योंकि बच्चों को ये आइडिया नहीं होता है कि वो जो स्टेप ले रहे हैं वो आगे जाके उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है।
सो ये है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा मैं इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए मैरिज और करियर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि लेडीज को, और मोस्टली आजकल की जो एज ग्रुप है, सब बोलते थे कि हमारे नानी ने दादी ने तो 16 उम्र में शादी कर ली। आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने 21, 22, 19 साल में शादी की होगी। लेकिन आजकल की जो ग्रुप जनरेशन है वो मोस्टली ट्राई करेंगे कि वो 25 के बाद शादी करें। आई नो कि 25 के बाद शादी करना भी बहुत रेयर है, कई लोग तो उसको खींच के 35 तक ले जाते हैं। और कई बार वो विलिंगली होता है, उनकी इच्छा से होता है, कई बार उनकी इच्छा से नहीं भी होता है। और होता क्या है इसमें कि करियर आज का प्रायोरिटी क्यों बन चुका है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन। और जब तक इकोनॉमिक ट्रांजिशन के लिए हम वेट करते रहते हैं, अब ये कर ले, एक अच्छी नौकरी ले ले, एक अच्छा घर ले ले, एक अच्छी गाड़ी ले ले, तो उसके अंदर में करियर जो है उसका पाथवे हम सिलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि मेल के लिए ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाता, उनके लिए आप स्टार्ट करेंगे तो 35 साल में भी आपको कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी, दैट इज फॉर श्योर, ऐसा माना जाता है। मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है प्रूव करने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। हम चाहे कितनी ही इक्वालिटी की बात कर ले, हम चाहे कितनी ही फेमिनिज्म की बात कर ले, लेकिन आज भी जो हमारा सोशल सेटअप है, स्पेशली इंडिया का ही नहीं, चाइना का, जापान का, कहीं का भी देख ले, वो सोशल सेटअप जो है उसके अंदर में करियर के साथ साथ लड़कियों को मैरिज बैलेंस करना जरूरी है। या तो आप ये निर्णय कर ले कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, या तो फिर अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो उसको फिर 40 साल में जाके रीथिंक नहीं करना है कि क्या मुझे अब बच्चे और किड्स चाहिए, मतलब बच्चे और मैरिज चाहिए, क्योंकि वो तब जाके थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। और जब मैं आपको बायोलॉजिकल और मेंटल दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि नॉर्मली हमें लगता है कि मैरिज का पर्पस क्या है, तो अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे सिंगल लिव इन रिलेशनशिप्स की बात चल रही है। कई सारी औरतें, कई सारी महिलाएं जो कि मेट्रो सिटीज में भी है या इंडिविजुअल भी रह रही हैं, वो चूज करती हैं अकेले रहना अपने पार्टनर के साथ। अब हमें टॉपिक काफी अजीब लगेगा बिकॉज हमारे लिए शादी ही वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है कि भाई शादी कर लो फिर तुम साथ में रह सकते हो, फिर तुम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन आजकल लड़कियां रह रही हैं लिव इन में, और वो आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन्हें सही लगता है। लेकिन उसके साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो और ज्यादा है। जैसे कि लिव इन के साथ में रहने के लिए कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब अगर एक वाइफ और हस्बैंड साथ में है तो उनके लिए एक डिवोर्स या कोई बॉन्ड होता है जिससे वो अलग हो सकते हैं। लिव इन में तो वो बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है तो कोई भी टाइप का फ्रीडम उसमें एंजॉय किया जा सकता है। अब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी पार्टनर को, तो उसके लिए कोई लीगल स्टैंडिंग लेने वाला नहीं है। तो लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं। इंडिया में इसकी शायद शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन आजकल उसको काफी ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। तो मैरिज की इम्पोर्टेंस ही क्या है, मैरिज इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ऑफ कोर्स कंपेनियनशिप के लिए, सपोर्ट के लिए। हम मानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रह के सब कुछ कर सकते हैं, हर बार शायद वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ टाइम, और एक फैमिली, जो लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जिनको वो एक सोशल नेचर पसंद है, और हर एक इंसान हो, चाहे वो मैन हो, मतलब मेल हो, चाहे फीमेल हो, वो है तो एक सोशल एनिमल, तो उसको साथ में एक सोशल सोसाइटी के साथ रहना ही पसंद है। कोई अलग जाके अलग थलग रह के नहीं रह सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई ना कोई तरीके से वो अपना ग्रुप तो बनाएगा ही बनाएगा। अब या तो वो शादी करके उस तरीके का एक ग्रुप बनाए, या लिव इन करके उस तरीके का ग्रुप बनाए, या सोशल बॉन्डिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जहां पर हम बात करते हैं करियर की, तो कहां पर करियर उस इंसान को, या स्पेशली आज की दुनिया में औरतों को करियर बनाने की जरूरत ही क्या है? करियर सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि पहले हम लोग डिग्रीज लिख के शादी करवाना चाहते थे कि आपने बीएससी कर लिया, आपने एमएससी कर लिया, वहां तक की लिमिटेशन थी, ऐसा हम मानते थे। लेकिन आज करियर नीड है, क्योंकि आज अगर आपको फाइनेंसेस रन करने हैं घर के, तो दोनों को काम करना इक्वली जरूरी है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब इंसान का जो हाउस वर्क है वो बटा हुआ ना हो। मतलब हम ये मान ले कि
जो हस्बैंड है वो अगर ऑफिस से थका हारा आता है तो वो बैठ के रेस्ट करके, बिकॉज वो ऑफिस से थक के आया है, वो बैठ के रेस्ट कर सकता है। बट जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी डॉटर इन लॉज हैं, बहू है, अगर वही ऑफिस से आ रही है और वो भी काम करने गई है, लेकिन अगर वो आके रेस्ट नहीं कर रही, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि वहां पर उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं तो डबल जॉब कर रही हूँ, मैं घर की इनकम में भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं घर के काम भी कर रही हूँ। तो फिर क्या होता है कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एंड मोस्टली मोस्टली आजकल आप देखेंगे कि मैरिज में जो लड़कियां डरती हैं, वो मेजर इश्यूज यही है कि उन्हें डर है अपनी इंडिपेंडेंस को खो देने का। आप किसी भी लड़की से पूछ लीजिए जो शादी ना कर रही हो, वो एक ही जवाब देगी, मुझे डर इस बात का है कि मेरी इंडिपेंडेंस ना चली जाए, जिस तरीके से मेरा लाइफस्टाइल है वो ना चला जाए। अब वो ना चला जाए का खौफ क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करने से डर रही है, नंबर वन, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जैसे ही एडजस्ट करूंगी शायद सामने से वैसा रिस्पॉन्स ना आए। दूसरी चीज, ये जो माइंडसेट है, अगेन ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है? मे बी कोई आप उनके आस पड़ोस में कोई ऐसी घटना देखी हो, घर में देखी हो, तो उस चीज को चेंज करने के लिए ना सिर्फ डॉटर्स को एजुकेट होना जरूरी है, बट उनको ये भी समझना है कि मैरिज इज अ इक्वल पार्टनरशिप। तो हम पहले की चीजों को देखते थे या नजरअंदाज करते थे कि उसमें अगर वुमेन हेल्थ इश्यूज की बात करें, वुमेन की मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करें, वो कोई बात करता ही नहीं था। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनने कभी सोचा हो कि हाँ मुझे आज इमोशनली लो फील हो रहा है और मुझे आज घर के काम नहीं करना, तो मैं नहीं करूंगी, मेरी चॉइस होनी चाहिए। तो वो चीज जो है उसको एम्फोसाइज देना बहुत जरूरी है। और ये मैं हर उस मदर के लिए, हर उस वाइफ, उस हाउस वाइफ के लिए बोलूंगी जो कि काम कर रही है, आप घर का काम कर रही हैं, आप बाहर का काम कर रही हैं, आप कहीं पर भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने मेंटल हेल्थ को एड्रेस करें। ये मूवी का क्लिप दिखाने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि कहीं ना कहीं आप अपने काम को अपनी जिंदगी बना लेते हैं और उसमें से अपनी आइडेंटिटी को बाहर निकालना भूल जाते हैं। काम हमेशा आपके एक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, वो आपकी जिंदगी नहीं बनना चाहिए। फैमिली भी, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि ये काफी लिबरेटिंग और अजीब सा थॉट है, लेकिन बाय मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी कोई एक हॉबी को परस्यू करें जो आपकी खुद की आइडेंटिटी हो। उसका रीजन ये है कि वो आपके अंदर एक हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक न्यू टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस को हमेशा इंकरेज करेगा। एंड इसीलिए आपकी आइडेंटिटी का सेपरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं करियर एंड वुमेन की। तो उसमें हम देखेंगे कि करियर एंड वुमेन मोस्टली इनके अंदर में इश्यूज आते हैं कि वर्क होम बैलेंस या लेट नाइट शिफ्ट्स। कई बार हम जो आज की लड़कियों की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर वो क्रैक आ जाता है कि घर के जो काम है उसमें इक्वली बंटवारा हो रहा है, जैसे कि लाइट बिल भरना है, घर का रेंट देना है, ग्रोसरीज लानी है। उसके अलावा लड़कियां कई बार लेट नाइट बाहर काम कर रही होती हैं। इंडिपेंडेंट रहने का कल्चर होता है, कई बार हस्बैंड एक सिटी में पोस्टेड है, वाइफ कहीं और सिटी में है और दोनों ही वर्किंग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले ऐसा था, शायद इतने इंसिडेंसेस नहीं थे, लेकिन आजकल इंसिडेंसेस काफी ज्यादा हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अब जहां पर हम इकोनॉमिक और करियर की बात करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, करियर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम घर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट वुमेन की सेल्फ आइडेंटिटी के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और हर इंसान की आइडेंटिटी के लिए एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक मेल भी काम ना करे तो उसके लिए भी घर पे रहना, हम मानते हैं, हमने कई सारी मूवीज देखी है जहां पर घर पर मेल रहते हैं और औरत बाहर कमाने जाती है, लेकिन वो जो चीज है अगर उन दोनों के बीच में वो तालमेल बैठ जाता है, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेंडर रिवर्सल रोल्स भी कई जगह चलते हैं जहां पर औरतें बाहर कमाती है और वो कई जगह एक्सेप्टेबल भी होता है। वो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के बीच में वो किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए अब जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो अब हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो वुमेन में आते हैं। देखिए शादी हो जाती है, अब शादी के बाद में सोशली तो यही होता है कि अब आप फैमिली को कब बढ़ा रहे हैं, बच्चे कब कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल के आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, उसको बोलते हैं डिंक, डबल इनकम नो किड्स, DINK। तो आजकल के जो ट्रेंड है उसमें ट्रेंड कॉमन है कि डबल इनकम नो किड्स। इसका मतलब कि दोनों जो पार्टनर्स हैं वो काम कर रहे हैं बट उनके किड्स नहीं होंगे, और ये उनका सोचा समझा डिसीजन होता है कि भाई हमें बच्चे तो नहीं चाहिए, ठीक है, हम करना ही नहीं चाहते बच्चे क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं चाहिए। अब कई सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी अभी बच्चे ने शादी की होगी,
वो सोच रहे होंगे ये लोग कब हमें खुशखबरी सुनाएंगे। और उनके मन में, बच्चों के मन में आइडिया, आजकल का प्रोग्रेसिव थॉट ये चल रहा है कि हम हमारी सारी सेविंग्स खुद के ऊपर खर्च करें। क्यों हम बच्चे को बड़ा करें? क्योंकि बायोलॉजिक स्टैटिस्टिकली आपको एक बच्चे को बड़ा करने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र तक आपको उसके ऊपर लगभग 10, मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन बाय एन एस्टिमेट, इन्फ्लेशन की बात करें, बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, तो आपके ऊपर, आपको उस बच्चे के ऊपर 10 करोड़ जितना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो क्या आप का डिसीजन ये रहेगा कि मैं वो 10 करोड़ खुद पे खर्चा कर लूं, अपनी जिंदगी अच्छी बनाऊं? भाई वो बच्चा बड़ा होकर तो मुझे ही पूछने वाला है कि आपने मेरे लिए क्या किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कई पेरेंट्स ये सोच के चलते हैं कि भाई हमें हमारा एक अपना अलग परिवार चाहिए जिसमें 2 ही लोग होंगे। तो वो आजकल का ट्रेंड है, मान। लेकिन मैं आपको मेरी फ्रेंड की एक स्टोरी सुनाऊंगी। अभी वो मेरी फ्रेंड और उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने ये सोचा, काफी अच्छी अर्निंग करते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, वेरी वेल सेटल्ड। लेकिन अब वो 35 क्रॉस कर चुकी हैं और अब उनके मन में ऐसा आ रहा है कि शायद मुझे कुत्ते और पौधों के अलावा भी कोई चाहिए जिसकी मैं केयर कर सकूं। राइट, आजकल पेट पेरेंट्स होते हैं, कुत्ते को पाल लेते हैं, प्लांट पेरेंट्स होते हैं, पौधों को पाल लेते हैं। फिर बाद में रियलाइज होता है कि शायद बच्चे भी चाहिए। अब बच्चे ऐसे तो नहीं मिल जाते, अडॉप्ट भी नहीं कर सकते आप इतने आसानी से। तो पहले वो खुद के बच्चों को इस दुनिया में आने का ट्राई करेंगे। अब उसमें आता है फैक्टर इनफर्टिलिटी का। और जहां पर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें एज के अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अभी इनफर्टिलिटी की बात करें तो कई लोग डिसाइड करते हैं कि मैं 30 के बाद में ही मैं मदर बनना पसंद करूंगी। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे 22 साल में ही मदर बन जाना है। डिपेंड्स। लेकिन अब उसके मेडिकल रीजंस क्या है, उसके मेंटल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, वो हम आज देखते हैं। तो इनफर्टिलिटी जो होता है उसमें व्हाट आर द रीजंस कि भाई इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। पहली चीज, ओव्यूलेशन ढंग से ना हो पाना, मतलब एग का फॉर्मेशन ढंग से ना हो पाना। कई बार वो जेनेटिक होता है, कई बार वो बचपन से नहीं हो रहा होता है, और वो जब हम बड़े होते हैं तब रियलाइज होता है, डॉक्टर चेकअप कराने बोलते हैं कि भाई आप जाइए अपना हार्मोनल टेस्टिंग करा के आइए। तब पता पड़ता है कि AMH एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपके एग काउंट से लेके फर्टिलिटी रेट को डिसाइड करता है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो जिसकी मैं बात कर रही थी, उसको रियलाइज हुआ 33-35 की एज में कि मुझे बच्चे चाहिए। अब उसने उसका जब AMH टेस्ट कराने गई तो वो निकला 0.04, जो कि बहुत ही कम है। मतलब आप मान लीजिए नेगेटिव नंबर्स में है वो। अब उसको उसके डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि वी कांट डू एनीथिंग, आप अब नॉर्मली कंसीव कर ही नहीं सकती, इनफैक्ट आप कंसीव ही नहीं कर सकती। अब ये उसके लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि उसे लगा था कि मेरी बॉडी में ऐसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज उसका लाइफस्टाइल अच्छा था, वो जिम जा रही थी, उसने अपने खाने पे ध्यान दिया था। बट करियर रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं, और उसने उस चीज के बारे में नहीं सोचा। अब कई लोग ये मानते हैं कि उस स्ट्रेस से निपटने के लिए हम क्या करें, तो हम एग्स फ्रीज करा सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द ऑप्शन इज दैट, पर उसमें भी रिजल्ट आना 100% गारंटीड नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के और भी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया, एज एक क्राइटेरिया है डिसाइड करने के लिए। दूसरा है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। ये हम लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको डिस्कस करके जरूर बताना चाहूंगी। कई सारी महिलाएं गलती से कंसीव कर लेती हैं प्रेगनेंसी को, एंड उसको फिर जब उनको नहीं चाहिए होता है वो बेबी, तो उसको रिमूव करने के लिए ऑफ कोर्स पिल्स आती हैं, अबॉर्शन पिल्स आती हैं। लेकिन उन पिल्स का साइड इफेक्ट उसको जाने बगैर उसको लेना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो अबॉर्शन पिल्स होती हैं वो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती हैं। एंड वो ऐसा क्यों होगा? सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कहीं खरोच आती है तो आपके खरोच आने पर वहां पे स्कार बन जाता है ना, स्कार बन जाता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली अगर यूट्रस की बात करें, गर्भाशय की बात करें, या फैलोपियन ट्यूब की बात करें, वहां पर भी अगर छोटा सा भी खरोच आ जाएगा तो वहां पर स्कार बन जाएगा। और कहीं पर भी अगर गर्भाशय के अंदर में स्कार आता है तो वहां पर जो फीटस होता है, जिसको हम जाइगोट बेसिकली बोलेंगे, नॉट फीटस, जाइगोट जो होता है, जो पहला छोटा सा एक सेल होता है, उसको वहां पर इम्प्लांट होना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वहां पे छोटा सा भी स्कार हुआ तो वो पूरा का पूरा गर्भाशय इस लायक बचेगा ही नहीं कि वो दोबारा से कंसीव कर सके।
तो कई बार जो मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं मेरे हॉस्पिटल में भी, जहां पर यंग एज में गर्ल्स प्रेग्नेंट हो गई है, उन्हें लगा ठीक है अबॉर्शन एक तरीका है, उस बच्चे को अबॉर्ट करा दिया, लेकिन उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब में एडहेजन आने की वजह से वो दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही। तो पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वो थोड़ी सी गलती की वजह से उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी लाइफ का जो डिसीजन है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी लोगों को समझना चाहिए। इनफैक्ट जो गर्ल्स कॉमनली, जो लड़कियां, जो बेटियां कॉमनली जो है वो ले रही हैं पिल्स, भाई आपको उसको जेम्स की तरह नहीं चबाते रहना है, वो हार्मोन्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्टिव की बात करना चाहूंगी। कई सारी महिलाएं हैं वो आईयूडी का इस्तेमाल करती हैं, कॉपर टी या ऐसी कुछ डिवाइसेस का, उसको भी देख रेख में ही लगवाना चाहिए। उसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है, आपको 3 साल से ज्यादा उसको एक्सटेंड कराना ही नहीं है, क्योंकि उससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, यूट्रस पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, इनफैक्ट यूट्रस को निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो हम चीजें यूज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उसको हमें थोड़ा सोच समझ के डॉक्टर के गाइडेंस में ही यूज करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज क्या होती है, अब ये आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं पीसीओएस। PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मेजर कॉज आजकल बोला जा रहा है लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पिज्जा, जंक फूड, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका कोई रीजन नहीं है। वो जेनेटिकली हो सकता है, वो अपने आप भी हो सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो ओवरी के अंदर में एग्स बनने चाहिए, उनका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इनफैक्ट अगेन मैं उस मेरी फ्रेंड का एग्जाम्पल लूंगी, एंड ये एग्जाम्पल ही नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है, क्योंकि वो 3 साल से ट्राई कर रही है, और हर बार जब वो ये पीसीओएस की बात आती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उन्हें आप इंजेक्शन लीजिए। इंजेक्शन लेने के बाद में जो उन्हें मेंटल स्ट्रेस आता है, क्योंकि एक तो बेबी के लिए आपका मेंटली स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है, ये चीज उस टाइम पे हमें रियलाइज नहीं होती। जब उसे इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इसी स्ट्रेस में रहती है कि मेरे एग का फॉर्मेशन ढंग से होगा कि नहीं। अगर हो गया, ठीक है, तो उसको रिट्राइव करने के बाद 12 एग्स को रिट्राइव करने के बाद उसमें से मान लीजिए 7 नहीं रहे, सिर्फ 5 बचे, ठीक है, तो वो अलग स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हर एक साइकिल में हर एक इंजेक्शन 15-15 हजार का लग रहा है, ऐसे 6 इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद में पूरा साइकिल अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होते होते कहीं ना कहीं आईवीएफ के प्रोसेस को कंप्लीट होते होते 8.5 लाख रुपए तक लग जाते हैं। कई बार तो इस साइकिल को रिपीट भी करना पड़ता है। तो ये जो एक मेंटल बायोलॉजिकल दोनों स्ट्रेस होते हैं, उससे डील करना पड़ता है जब इनफर्टिलिटी का इश्यू आता है। तो मैं ये सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसको उसकी वायबिलिटी देखना चाहिए कि मैं कब तक इस डिसीजन पर रह पाऊंगी कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि सडनली एक दिन हमारा मन कर रहा है कि हमें तो बच्चे अब चाहिए, तो ऐसे मैजिकली नहीं हो जाएगा, बिकॉज मेडिकल साइंस भी इतना आगे नहीं पहुंच पाया है बच्चे जो है उसको लेके आ सके। ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है फॉर सम रीजन, शायद इनफर्टिलिटी की बात सुन के यहाँ पे वापस से कुछ हो गया। एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलिटी एंड एज ग्रुप की। आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? बिकॉज शायद वाईफाई की वजह से इश्यूज होंगे। आवाज भी आ रही है और आप दिख भी रही हो, बिल्कुल फ्लुएंटली आप बोल रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो अब हम जो बात करेंगे कि फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं काफी कुछ आपको दिया हुआ होगा, 20 की एज में, 30 की एज में, 40 की एज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो फर्टिलिटी की हम बात करें तो नेचुरली आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछेंगे भी तो बोलेंगे अर्ली 20 सबसे बेस्ट पीरियड रहता है टू गेट फर्टाइल, टू गेट प्रेग्नेंट एक्चुअली। बट अगेन हमारे पास सोशली कॉन्स्ट्रक्ट तो ऐसा है नहीं कि हम लोग इतनी इजीली कन्विंस कर सके बच्चों को कि भाई आप 21 साल 22 साल में प्रेग्नेंट हो जाएं। ऑफ कोर्स वो पॉसिबल भी नहीं है। सेकंड चीज ये होती है कि लेट 20s, एक सेकेंड, शायद मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ, 1 मिनट। आई होप आप लोग एंगेजिंग फील कर रहे हैं, आप लोग को ऐसा नहीं फील हो रहा है कि बायोलॉजी का कोई क्लास चल रहा है। नो ओके, ठीक है, ठीक है, मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहती, इसको बस एक एजुकेशन सेशन की तरह आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे से जानकारी दे रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि यंग गर्ल्स ये देखें,
उनको हाँ बहुत जी, सच में बहुत कुछ समझ में आएगा, जिनका अभी आगे ये सब चीजें आने वाली है ना, वो लोग देखें हाँ तो जी, काफी समझ पाएंगे, है ना। करेक्ट करेक्ट, जी ओके, जी, आप बिल्कुल, कंटिन्यू। ठीक है। ओके, और दीदी स्क्रीन नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, आप तो खुद इतना अच्छा एक एक पॉइंट पे बोल रहे हो ना कि एवरीथिंग इज अच्छा अच्छा, क्लियर। स्क्रीन। जी जी जी, ठीक है ठीक है, मैं अभी ट्राई करती हूँ मैं कंटिन्यू करने का। आई थिंक अब दिख रहा होगा स्क्रीन आपको प्रोबेबली। हाँ, आ गया ओके। जी जी, ठीक है। सो यस, हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि फर्टिलिटी जो है उसमें इनिशियली 20s की एज में काफी अच्छी फर्टिलिटी रेंज रहती है, और जैसे जैसे वो इंसान मतलब लेडीज जो है 30 की तरफ जाना शुरू करती हैं, उनकी पहले तो बॉडी सपोर्ट इतना नहीं कर पाती, बिकॉज कैल्शियम बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन की कमी होनी शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट अर्ली 30s के अंदर। प्लस जो क्वालिटी ऑफ एग्स होता है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो उसमें 35 के बाद में तो फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हाई रेट से डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कि चलिए 40 साल की उम्र में कोई इंसान ट्राई कर रहा है फर्टाइल होने का, प्रेग्नेंट होने का, तो अब औरतों को एक बात जान लेना बहुत जरूरी होता है इस मामले में कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी चीज है जो कि जेनेटिकली क्रोमोसोम म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। और डाउन सिंड्रोम या और बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके अंदर में यही सबसे बड़ा इशू रहता है कि फर्टिलिटी जब लेट होती है, कंसीव लेट करते हैं, तो उस टाइम पर ये इशू हाईली प्रोग्रेसिवली देख सकते हैं। तो इसलिए फर्टिलिटी का एज रेंज 20s, दैट इज लेट 20s बेस्ट होता है। उसके बाद में इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे जेनेटिकली थोड़े से वीक हो सकते हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के चांसेस उसमें बढ़ सकते हैं, राइट। ओके, थर्ड थिंग ये है कि अगर हम नॉर्मली हार्मोन्स की बात करें तो जैसे आपको मैंने बता ही दिया है, थायराइड भी इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। आई एम श्योर काफी लोगों को प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के बाद में और अब तक भी वो थायराइड का जो इशू है वो कंटिन्यू रहा होगा। तो वो एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि थायराइड जो है दैट इज, एक सेकेंड इसको प्रेस कर देना मम्मी, लाइट का है ना, उसको नहीं नहीं नीचे देखिए, आगे आगे वायर है ना उसको फॉलो करिए आगे। हाँ जी, उसमें दिख रहा है आपको, चलिए कोई ना इट्स ओके, कोई बात नहीं, सॉरी। सो बेसिकली इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, कोई भी तरीके के हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस या स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी के अंदर में भी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कुछ रिड्यूस हो जाते हैं। ये जैसे एक पिक्चर है आपको बताने के लिए कि इस तरीके का ब्लॉकेज जो है वो ट्यूब्स में आ जाता है, दैट इज द मेजर रीजन। चलिए उसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। यस, आप लोग प्लीज मुझसे कभी भी कनेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। ओके, फाइनली हम आते हैं कि मेडिकल लाइफस्टाइल कॉजेस क्या क्या हैं इनफर्टिलिटी के। तो डायबिटीज एक मेजर कॉज है। आजकल ओबेसिटी इज अनदर इशू, अल्कोहल कंजम्पशन। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीना, सिगरेट लेना पसंद करते हैं। कई बार स्ट्रेस ऑल्सो एक मेजॉरिटी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के कारण आ सकते हैं। अब ये तो हमने बात करी फिजिकल, मेंटल की बात करें तो मेंटल में ना इनफर्टिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो एक इंसान पर नहीं बट दो लोगों पर होता है। और यहाँ पर हमने सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी की बात की है, मैंने मेल इनफर्टिलिटी को टच भी नहीं किया। एक्चुअली में वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। जैसे हम पहले के जमाने में सुनते थे कि बच्चों का जो जेंडर होता है वो सिर्फ पेरेंट्स या मदर से डिसाइड होता है, जो कि बाद में प्रूव हुआ कि माँ बच्चे के जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, पहले होता होगा, आपने सुना भी होगा कि अरे किसी घर में लड़की हो गई तो लोग बोलते हैं ये माँ इसकी है और इसकी माँ की वजह से बच्चे का जेंडर डिसाइड हुआ। वो तो साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि बच्चे का जेंडर सिर्फ और सिर्फ पिता डिसाइड कर सकते हैं, माँ डिसाइड कर ही नहीं सकती। तो नंबर 1 चीज वो है। वैसे ही आजकल ये भी पता पड़ा है कि जो इनफर्टिलिटी के कॉजेस हैं उसके अंदर में आप देखेंगे कि सिर्फ माँ ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है बट फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाती है। तो दोनों तरीके से बच्चों को अवेयर रहना, आजकल के लोगों को अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे हम इस एज ग्रुप की बात करें जहां पर हम बर्थ से लेके मेनोपॉज तक बात कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब हम बात करेंगे कि
एग का काउंट किस तरीके से अच्छा रहता है, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा एज ग्रुप है 20 से 30 के बीच में। लेकिन जैसे हम 30 को क्रॉस करेंगे तो फर्टिलिटी बहुत रैपिडली डिक्लाइन होती है। इनफैक्ट 50 साल की उम्र तक आते आते मेनोपॉज भी स्टार्ट कई बार हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि अर्ली मेनोपॉज हो रहा है जो कि 33 की एज में स्टार्ट हो रहा है, और वो बहुत ही शॉकिंग है एक्चुअली, क्योंकि ये हम काफी सारे पेशेंट्स में देख रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, बट मल्टीपल रीजंस हैं। कई बार हम बोलते हैं कि भाई आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके रेडिएशन की वजह से हो रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई सॉलिड कॉज रीजन हमें नहीं पता, बट हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, रोकना कैसे है उस चीज को? हेल्दी लाइफस्टाइल, आप जितना प्रोसेस्ड जंक फूड जितना भी है उसे कहीं ना कहीं हमें कम करना है। अब ये मैं नानी दादी की बातें हम बोलेंगे कि बिल्कुल गलत होती है, नहीं, वो सही होती है कहीं ना कहीं, बिकॉज जो भी प्रोसेस्ड और जंक फूड है उसमें MSG होता है। MSG बहुत हाई होने की वजह से कई बार आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट आ जाता है, और स्पेसिफिकली उन हार्मोन्स पे जो फर्टिलिटी में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थायराइड हो गया, ये बहुत ही मेजर हार्मोन है जो काफी सारी महिलाएं इससे शिकारग्रस्त होती हैं, और थायराइड को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि उसका हार्मोन का लेवल फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज हम देखते हैं कि अब जैसे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सोल्यूशन ये है कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसके थ्रू मदर्स, सरोगेसी के थ्रू मदर्स जो है वो आगे प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं। उसमें भी यही आपको जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, ठीक है, जो मदर होती है उसको पहले इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, एग्स डेवलप होते हैं, उस एग्स के बाद में सरोगेसी होती है, या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो सेल्स होती हैं उसको फ्यूज करा के फिर बेबी को इम्प्लांट करवाया जाता है। तो मल्टीपल टेक्निक्स आर देयर, ठीक है, ओके। अब फाइनली हम आते हैं एक चीज पर जिसको हमने निग्लेक्ट तो नहीं किया है बट उतना एड्रेस भी नहीं किया है, तो प्रेगनेंसी और मदरहुड। आई एम श्योर आप में से कई सारी मदर्स हैं एंड सक्सेसफुल मदर्स हैं। मैं ऐसा क्यों बोलना चाहती हूँ, बिकॉज प्रेगनेंसी वाकई में एक वॉर फील्ड होता है। एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि आपको पता है कि किसी इंसान को तोड़ना हो तो क्या करना चाहिए, आपको उस इंसान को खाना नहीं देना है, पानी टाइम से नहीं देना है, उसकी स्लीप को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देना है, कॉन्स्टेंटली उसके कान के पास में शोर करते रहना है, उसके बाद में उसको रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। ओके, अब आप सोच के देखिए, जो अभी अभी माँ बनती है, क्या उसके साथ में सब नहीं हो रहा होता है? सोच के देखिए, बच्चा उसके कान के पास 24 घंटे रो रहा है, ठीक है, उसको ढंग से नींद नहीं मिल पा रही है। ये एक्चुअली में प्रूवन है कि अगर आपको किसी को वॉर में टॉर्चर करना हो, उसके लिए जो चीजें की जाती हैं और जो चीजें एक मदर को पोस्ट मदर बनने के बाद में एक्सपीरियंस होती है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉर में जो प्रिजनर को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो टॉर्चर कहलाएगा, लेकिन ये नहीं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मदरहुड एक टॉर्चर है, पर उससे होने वाला जो स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हाँ, वो भी एक ट्रॉमा है और वो भी एक स्ट्रेस है। इनफैक्ट वो एक नंबर 1 कॉज है स्ट्रेस का। जो भी मदर्स, न्यू मदर्स या कोई भी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जो भी आपने अब तक अपनी लाइफ में कितने सारे आपने एक्सपीरियंसेस किए होंगे जिसमें आपकी खुद की बॉडी में इतने चेंजेस आए हैं जो गिनने बैठे तो भी आप थक जाएंगे। आप सोच के देखिए, स्टार्टिंग में बेबी प्रेगनेंसी कंसीव होता है, वहीं से लेके एंजाइटी आना शुरू हो जाती है कि भाई मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मेरा पूरा मेंटल माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, खुद की केयर करना, बेबी की केयर करना कि वो दोनों सेफ रहे। और उस समय पे पूरी फैमिली का अटेंशन भी कहाँ रहता है? मदर की तरफ रहता है, बिकॉज मदर ही बेबी को सरवाइव कर पा रही है। अब जैसे जैसे बेबी का डिलीवरी डेट नजदीक आता है तो ऑफकोर्स लेबर है। एंड मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, आप में से कई लोगों ने सिजेरियन के थ्रू करवाया होगा अपना डिलीवरी, कई लोगों ने नॉर्मल के थ्रू करवाया होगा, जो कि एक ऑप्शन है। अब सुनील शेट्टी, आप लोग जानते हैं इस इम्पोर्टेंट एक्टर को, उन्हें रिसेंटली ऐसा बोला कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी ने सिजेरियन, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वो आसान तरीका नहीं लिया, उसने डिफिकल्ट तरीका लिया नॉर्मल लेबर का। देखिए, हमें कोई भी तरीका जो हम लेबर का इंड्यूस करा रहे हैं मदर में, उसको सिंपल तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि आप किसी के शरीर के 7 लेयर्स को काट कर अगर बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, वो सिंपल तो नहीं हो सकता, सॉरी, और उसी को सिजेरियन बोला जाता है।
ठीक है। दूसरी चीज, नॉर्मल लेबर में भी आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि इतना पेन होता है जैसे कि 800 बोन्स को एक साथ, आपकी सॉरी जितनी बोन्स है उसको एक साथ तोड़ दिया गया हो। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पेन में ये वाला पेन आता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई मदर नॉर्मली भी लेबर दे रही है, आई मीन बेबी को बर्थ दे रही है या सीरियन भी कर रही है, दोनों केसेस में उसकी बॉडी का न्यूट्रिशन, उसकी बॉडी का जितना कैल्शियम डिपॉजिट है जिंदगी भर का, एक्चुअली में वो चला जाता है। उसको रिफिल करने में 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं और कई औरतें उसको नहीं रिफिल करती। 1200 mg जितना डोसेज जो होता है वो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट होता है। क्या वो डोज आप पूरा फुलफिल कर रही है? नहीं। आप में से कितनी माएं ऐसी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के जस्ट बाद प्रॉपर मिल्क अपने लिए रखा कि हाँ मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, मुझे इतना प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, बच्चे को फीड मैं करा रही हूँ तो पहले मुझे मेरा फीड नेसेसरीली कंप्लीट करना जरूरी है। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें उठ के काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा बट साउथ कोरिया के अंदर में एक स्पेशली एक पूरा महीना या मे बी 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है पोस्टपार्टम, मतलब पोस्ट डिलीवरी, जब मदर्स को बिल्कुल काम नहीं करना होता, थोड़ा सा भी नहीं, सिर्फ बच्चा और वो बैठ के आराम से खाओ, मसाज होगा उनके पैरों का, उनके बॉडी का, उनको कोई काम नहीं करना है, प्रॉपर डाइट मिलेगा। ठीक है, क्यों होता है ये? बिकॉज वो मदर एक वॉरियर की तरह 9 मंथ तक एक बेबी को पाल रही है, उसके बाद में भी उसी को ऑलमोस्ट हर एक चीज का ध्यान रखना है उस बेबी का। ठीक है, मेल कितना ही कर ले, मिल्क का प्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगा, तो वो चीज तो मदर को ही करनी है। बेबी को एक केयर वार्मथ देना है, वो भी मदर ही कर पाएगी। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि प्रेगनेंसी प्लस प्रेगनेंसी के बाद होने वाले चेंजेस कोई मदर की बॉडी में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आई एम वेरी श्योर इसको पहले एड्रेस नहीं किया गया है। कई बार इसको बोला जाता था कि बस उनको कान वान बांध के बैठा दो, बट उसके बाद में जो उनको नर्चरिंग और केयर की जरूरत होती है, जो बच्चे को अब पूरा फैमिली इनिशियली सभी के सभी माँ पे फोकस कर रहे थे, अब उनका पूरा फोकस कहाँ आ जाता है? बच्चे के ऊपर, कि अब बच्चे को हमें जो है देखना है। तो माँ के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD जो है वो कहीं ना कहीं मदर्स जो है प्रेगनेंसी के बाद, आप में से कई सारे लोगों ने उसे एक्सपीरियंस किया होगा। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, अपने लिए आपको टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप या आपके आसपास भी कोई माँ बन रहा है तो आपको डेफिनेटली ये बात का ध्यान रखना है कि वो खुद की न्यूट्रिशनल केयर का पहले ध्यान रखे और मेंटल केयर का भी ध्यान रखे। ठीक है, ओके। चलिए, अभी ये एक छोटा सा कार्टून है ऑफ कोर्स, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को पूछ रहा है तुम्हें कुछ चाहिए। उसके मन में ये सब कुछ चल रहा है कि हाँ मुझे नहाना है, मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई मुझे समझे, मुझे खाना टाइम से चाहिए, मुझे नरिशमेंट चाहिए, मुझे कपड़े धोने, कोई ऐसा इंसान जिसे मुझे कपड़े धो के दे, मुझे खाना बना के दे, थोड़ा सा एक्नॉलेज कर दे मेरी फीलिंग्स को कि भाई मुझे कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, पेट दुख रहा है। वो क्या बोलती है? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो सोचती बहुत कुछ है कि हाँ ये सब मुझे चाहिए, पर मुंह से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। राइट? तो ये जो कुछ भी नहीं है उसको आपको वोकल बनाना है, बोलना है कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तभी आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना आना पाएगा और आप उसको प्रोग्रेसिवली बता पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगी नहीं कि कोई प्रिविलेज है। अगर आप सोच के देखिए, औरतें ही एक ऐसी क्रिएटर होती हैं एक्चुअली जो पूरा लाइफ बना सकती है। मेडिकल साइंस ने कितना ही प्रोग्रेस कर लिया हो, आज तक कोई भी बेबी को फुली स्क्रैच से नहीं बना पाया। आप सोचिए कि आप अपने शरीर में एक बेबी का लिवर, लंग, ब्रेन सब बना रही हैं, जो मेडिकल साइंस की कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो वो नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। सो दैट्स एक्चुअली वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और उसके लिए वुमेन को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनीवेज अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां पर मेरे काफी सारे लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं उस चीज से डील कर रहे हैं, और ये है मेनोपॉज। मेनोपॉज जो होता है, जैसे आपको मैंने बताया, 40 से लेकर 50 साल की उम्र में ये शुरू होता है और इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। कई लोग उनको पता नहीं होता है कि यार इसमें हमारी स्टेजेस कौन कौन सी होंगी, तो उसके 3 पार्ट में डिविजन्स होते हैं। पहला होता है, उसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज, और ये जो है ना इनिशियली 40 की उम्र
से होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये 4 से 8 साल होता है और कई लोगों को इस टाइम पे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आती है, मतलब कि गुस्सा आना, बहुत ही ज्यादा गर्मी फील होना। सडनली अगर आप 40 की उम्र के बाद में है तो आपको सडनली फील होगा कि मुझे इतनी गुस्सा क्यों आ रही छोटी छोटी बात में, है ना। आपका बेटा आके बोल रहा है मम्मी रात को 8 बजे चाट बनाना है, आप गुस्से में आके उसका चाट ही फाड़ देती है। क्या तरीका है, इतनी रात को लेके आए चाट मेरे पास बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो मूड स्विंग है वो आपके हार्मोन की वजह से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो दूसरा फेज आता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज जो होगा वो 40 मतलब 45 की एज के बाद में शुरू होगा या 48 इयर्स की एज के बाद में शुरू होगा। अब इसमें क्या होता है, कई बार इस चीज को एड्रेस भी नहीं किया जाता। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इस समय महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी प्राइवेट पार्ट्स वजाइना वहां पे ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है। वहां पर उसकी वजह से क्या होगा, उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पे उनको इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार अगेन गर्मी की वजह से जो थाइज है वहां पे फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि हम हमारे रेगुलर काम में इतना बिजी रहते हैं, हम उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाते कि भाई मेरे शरीर में भी मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं कि आप 48 इयर्स के बाद में हैं, आप बिल्कुल अपने आप को नोटिस करें कि अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, कि इन्फेक्शन फील हो रहा है, तो ये जरूरी है आपके लिए जानना कि हाँ मैं अभी सेकेंड स्टेज में हूँ मेनोपॉज के, और मेरे शरीर में इस समय पे कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके शरीर में 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा थे और अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए हैं। तो आपके शरीर का जो कैल्शियम है ना वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जब कैल्शियम की कमी होती है तो बोन्स जो होती है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे बोन्स की डेंसिटी कम होगी तो अगर आप कहीं पर गिरते हैं या आप कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो बोन के क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस समय पे हमारे डाइट में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे ठीक है तो चल जाता है, क्या ही फर्क पड़ता है इस चीज से। फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद में रिप्लेस नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे अगर अभी हड्डी टूटती है मेरी उम्र में तो हड्डी दोबारा बन सकती है क्योंकि कैल्शियम है मेरे पास, लेकिन अगर कोई 48 इयर्स को क्रॉस कर चुका है तो उसके पास कैल्शियम उतना नहीं अमाउंट में होगा। तो क्या होगा, वो हड्डी टूटेगी नहीं, उसका चूरा हो जाएगा। और अगर कोई हड्डी का चूरा हो जाएगा, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि वो हड्डी दोबारा बन पाएगी? बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए आपके शरीर में कैल्शियम का डिपॉजिट मेंटेन लेना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अब जब हम बात करते हैं कि मैं तो घर के सारे काम कर लेती हूँ, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेट लिफ्टिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, बट इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह पर मैं कई बार देखती हूँ कि जो महिलाएं 48 इयर्स की भी हैं, बियॉन्ड 48 इयर्स 50 साल की भी हैं, उनके बच्चों ने बोला कि भाई मम्मा आप जिम जाओगे, ठीक है, आप जिम जाओगे और आप वेट लिफ्टिंग करोगे। अब आप सोचते हैं कि ये ऐसी उम्र में कौन जिम जाता है ना, क्या ही जरूरत है, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। देखिए, कैल्शियम की कमी एक रीजन होता है हड्डी टूटने का, दूसरा होता है कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग मतलब थोड़ा वजन उठाने की कैपेसिटी। अब मैं घर में आपको आटे का डब्बा उठाने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आपको अपने बॉडी वेट को उठाना आना चाहिए। वो आप कोई भी एज ग्रुप में हो, वो बहुत जरूरी होता है। आपको लग रहा होगा कि अभी ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ वॉक कर लेने से वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो आपको वेट लिफ्टिंग करने से, बॉडी वेट उठाने से मिलेगी, और वो आपके लिए जरूरी है। आपको लगता है कि मैं दिन भर काम कर लूंगी तो उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, नहीं। आप एक्सरसाइज करके देखिए। आप जब बचपन में, याद करिए, आप जब 5, 6, 7, 8 साल के थे, आप जब खेल के आते तो कितना रिफ्रेश हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि आपके शरीर में एंडोर्फिन्स बनते थे, आपके शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो थे वो रिलीज होते थे, जो आपको हैप्पी फील कराते थे। अभी आप हैप्पी फील करने के लिए क्या कर रही हैं? मोबाइल देख रही हैं, फेसबुक देख रही हैं, उससे आपको हैप्पी फील होगा? बिल्कुल नहीं, 2 सेकंड के लिए हैप्पी फील होगा। लेकिन आप जब कोई वर्कआउट करेंगी, एक्टिविटी करेंगी, कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होंगी जो आपने की है, उससे आपको एक अलग टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन में जनरेट होगा जो आपको एक्चुअली में हैप्पी फील कराएगा। सो प्लीज मैं आप सब लोगों से अर्ज करूंगी कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैल्शियम डिपॉजिट्स के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको कोई वजाइनल ड्राइनेस फील हो रही है, प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है। उससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं।
एंड थर्ड थिंग जो कि पोस्ट मेनोपॉज होता है, दैट इज 50 साल के बाद में, अगर मान लीजिए कि हम 50 साल के बाद में बात करते हैं, तो हाँ ये सिम्टम्स काफी ज्यादा परसिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड होगा उसके अंदर में नॉर्मली महिलाओं को प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी, जोड़ों में दर्द की तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको मैंने कहा जब वो पहली मेनोपॉज जो पहले वाला स्टेज स्टार्ट होता है तभी से अपना कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दें। ठीक है, ओके। ये आपको मैंने कुछ सिम्टम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपको जैसे पता होगा एंगर, बहुत सारा गुस्सा आना, एंजाइटी, है ना, कंसंट्रेशन इतना नहीं रहता, भाई आप कोई काम कर रही है भूल गई, फ्रिज में जाके आपने जो है कुछ गलत सामान कपड़े रख के आ गया फ्रिज में, ऑफकोर्स इतना हाई लेवल का तो नहीं होगा, लेकिन कुछ आपके पुअर कंसंट्रेशन की वजह से कुछ इश्यूज हो गए, है ना, लोअर सेल्फ एस्टीम हो गया कि भाई मैं घर में हूँ। ठीक है, और कई सारी औरतों के साथ में इश्यूज आते हैं कि भाई पहले मैं जॉब करती थी, फिर मैंने जॉब बच्चों के लिए छोड़ा, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन में मैंने मेरा पूरा टाइम दे दिया, इनफैक्ट मैंने खुद की हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दिया। अब जाके क्या हो रहा है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का मतलब ये होता है जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, उसमें बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है, फिर वो उड़ जाता है। ठीक है, तो उस माँ के पास में उस बच्चे के लिए अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सुबह से किसी को तैयार करके यूनिफॉर्म पहना के स्कूल नहीं भेजना है, किसी को कोचिंग के लिए डांटना नहीं है ना, किसी के टैंट्रम्स को झेलना नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसका जो एस्टीम होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है। और वो ना हो, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले भी कहा था कि आपकी एक आइडेंटिटी का होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको डांस पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको पोएट्री पसंद है, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो अगर आप परस्यू करते रहेंगे एज ए पार्ट ऑफ हॉबी, आपकी आइडेंटिटी कभी नहीं जाएगी। और वो नहीं जाएगी तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम का जो इशू है वो कभी नहीं आएगा। आप खाना बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डालिए, इसको यूट्यूब पे रील डालिए, कोई बात नहीं। बहुत सारी मैंने चैनल्स देखे हैं जहां पर मम्मियां जो है वेज सैंडविच बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, वो आपकी कला है। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि औरतें सिर्फ खाना बनाना जानती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं पहली ऐसी हूँ इंसान जो मैं बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं आता बनाते, लेकिन आइडेंटिटी इंसान की वो नहीं है। महिलाओं की आइडेंटिटी सिर्फ खाना बनाना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप को जो पसंद हो, जो भी आपकी कला हो, उसको मेंटेन रखना सीखिए। दूसरी चीज, जो भी आपको इश्यूज है जैसे कि हेडेक है, हेयर फॉल है, या फिर वेट गेन, वजन काफी बढ़ जाता है जो बहुत ही कॉमन चीज है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे आपको मैंने बोला, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, और पेट में ब्लोटिंग होना, क्योंकि डाइजेशन इतना अच्छा नहीं रह पाता बिकॉज हॉर्मोन्स जो है वो काफी रिलेटेड होते हैं, और आपका गट में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम लोग जो गट बैक्टीरिया जो होता है वो आपकी हेल्प करता है आपके डाइजेशन में, और कहीं ना कहीं एज के साथ में वो बैक्टीरिया भी मरना शुरू हो जाता है। तो आपके डाइट में आपको दही लेना बहुत जरूरी है। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक ग्लास दूध पिएंगे तो आपको हेल्दी फील होगा, नहीं। आप दही लीजिए, दही में विटामिन B12 है, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो आपकी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोग हमें से वेजिटेरियंस होंगे, तो नेचुरली आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, और विटामिन B12 आपके शरीर में एनीमिया जो है, एनीमिया समझते हैं आप लोग, जो हीमोग्लोबिन है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में विटामिन B12 का रिजर्व ज्यादा होना चाहिए। तो तीन चार चीजें हैं, कैल्शियम, विटामिन B12 एंड आपका नॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं उसको आप चालू रखें, ताकि आपको कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है शरीर में, तो उसकी वजह से कोई तरीके का प्रॉब्लम फील ना हो, ठीक है। सो दैट इज, ये इतना है मेरे एंड से। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आई डोंट नो, मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह मिस किए हों तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज जो भी हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू एड्रेस देम। यस, थैंक यू ऑल। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना, एंड प्लीज जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है आप प्लीज मुझसे पूछिए।